Hello students, today we are going to read about polyneuropathy. The name itself suggests poly means बहुत सारे, न्यूरोपैथी means नर्व की कोई पैथोलॉजी। तो जब बहुत सारी नर्व में कोई इंजरी हो जाती है उसको हम एक बिग टर्म के नाम पे बोलते हैं पॉलीन्यूरोपैथी। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि पॉलीन्यूरोपैथी है तो मतलब डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई एक सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, पॉलीन्यूरोपैथी का मतलब जब बहुत सारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं और ये किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी वजह से तो इसमें एक टाइप होता है GBS। ठीक है, उसका कोई कॉज ही नहीं पता है, लेकिन उसको अभी तक यही माना जाता है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, रेयर डिजीज है बट इट कम्स अंडर द polyneuropathy. So polyneuropathy is not just a term, a disease. It is a broad term in which there are so many diseases comes under. मान लो कि किसी को लेप्रोसी हो गया है, पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, दोनों साथ में है, बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, पॉलीन्यूरोपैथी में आ गया। किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, किसी को अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं, पॉलीन्यूरोपैथी। ठीक है, ट्रोमेटिक पॉलीन्यूरोपैथी मीन्स मेरे हाथ में कहीं इंजरी हुई, मेरे दोनों हाथ में इंजरी हो गई तो ट्रोमेटिक पॉलीन्यूरोपैथी, या किसी के लेग में इंजरी हो गई वो अलग से जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी पॉलीन्यूरोपैथीज हो सकती हैं। अगर कोई भी पॉलीन्यूरोपैथी का मतलब होता है दो नर्व्स, ठीक है, दो डिफरेंट नर्व्स, ठीक है, अगर इन्वॉल्व हैं तो उसको हम पॉलीन्यूरोपैथी के अंडर लेते हैं। अब ये तीन तरीके की हो सकती हैं बेसिकली अगर हम लोग बात करें। अगर सिर्फ सेंसरी नर्व इन्वॉल्व होगी तो सेंसरी न्यूरोपैथी, मोटर नर्व इन्वॉल्व होगी तो मोटर न्यूरोपैथी, अगर दोनों नर्व इन्वॉल्व होगी तो सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। सिंपल बेसिक चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब अगर एक और बात के बारे में बात करें कि अगर हमारे नर्व के सिर्फ एक्सॉन्स जाते हैं, एक और क्लासिफिकेशन हो गया, अगर नर्व के सिर्फ एक्सॉन्स जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोनोपैथी। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पेरिफेरल नर्व इंजरीज में। ठीक है, एक्सोनोटमोसिस के नाम पे। तो अगर एक्सॉन्स जाते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स इन्वॉल्व है नर्व पे, तो क्या होगा? एक्सोनोपैथी। ठीक है, अगर माइलिन शीट्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो क्या होगा? सिंपल, अगर माइलिन शीट है तो डीमाइलिनेशन। ठीक है, सो डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। और अगर दोनों चीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो इसका मतलब हम वॉलेरियन डिजेनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वॉलेरियन डिजेनरेशन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, वॉलेरियन डिजेनरेशन जिसमें पूरी की पूरी नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, सो सी इन हेयर। ठीक है, पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, कोई भी नर्व्स को अफेक्ट कर सकती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम। ठीक, इन केस ऑफ मोनोन्यूरोपैथी सिर्फ एक नर्व इन्वॉल्व होगी। ठीक, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, आपके मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम और सबको भी इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। नाउ टाइप्स, हम लोग इसको दो टाइप्स के हिसाब से बात करेंगे। एक तो टाइप है कि नर्व और नर्व टाइप ऑफ डैमेज कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको एक्सोनोपैथी, डीमाइलिनेशन एंड वॉलेरियन डिजेनरेशन। ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक, इन दिस डायग्राम देर जितना भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो भी एंटीजन आकर के इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारी GBS से फोटो है। एंटीजन आके इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने अटैक किया माइलिन शीट पे एक सैक बनाया, फिर डिमाइलिनेशन किया, और जो भी मैक्रोफेजेस हो रहे हैं वो डिमाइलिनेशन पे हो रहे हैं, आपके माइलिन शीट पे हो रहे हैं। देखो एक्सॉन इज टोटली इंटैक्ट। ठीक है, अगला क्या हुआ? एंटीजन ने आकर के एक्सॉन्स पे अटैक किया, एक्सॉन्स पे सैक बनाया, और जितना भी वो खा रहा है, जो भी मैक्रोफेजेस हो रहे हैं वो सिर्फ इस पे हो रहे हैं। दैट इज योर एक्सोनोपैथी। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स। अगर उसने क्या किया, उसने दोनों पे जाकर के वर्क किया तो क्या हो जाएगा? वॉलेरियन डिजेनरेशन, जैसे कि हमारा नर्व इंजरीज में हो जाता था, कभी कोई नर्व कट जाती थी तो।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी एक्सोनोपैथी होगा वो नोड्स ऑफ रेनवियर पे आके अटैक करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा तो, ठीक है, जो भी चीज़ होगी तो नोड्स ऑफ रेनवियर पे अटैक करेगा और उसके अंदर से जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप इज योर क्रॉनिक सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये हम लोग किस तरीके की कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी न्यूरोपैथीज होती हैं जो कि क्रॉनिक होती हैं और धीरे धीरे डेवलप करती हैं मंथ्स में और ईयर्स में, जैसे कि आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, ठीक है। मल्टीपल न्यूरोपैथी का मतलब कि डैमेज हो रहा है आपके दो सेपरेट नर्व एरियाज से, ठीक है। इट इज़ नॉट कि कोई किसी एक जगह से ही डैमेज हो रहा है, दो अलग अलग नर्व एरियाज से डैमेज हो रहा है, तो उसको हम मल्टीपल मोनो न्यूरोपैथी बोलते हैं। कि मान लीजिए कि एक अल्नर नर्व डैमेज हुई एक जगह से, रेडियल नर्व डैमेज हुई एक जगह से, ठीक है, और दोनों अलग अलग जगह से वो हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल मोनो न्यूरोपैथी। है एक ही एक नर्व लेकिन मल्टीपल जगह से हो रही हैं, ठीक। एंड देन उसके बाद आता है एक्यूट सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दैट मीन्स क्या होता है कि इसमें बहुत सारी जो हमारी नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं, वो तो इन्वॉल्व होती हैं लेकिन सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट और लेफ्ट का बहुत सिमेट्री होती है, ठीक है। दैट कम्स अंडर योर एक्यूट सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक्यूट इसलिए बोल रहे हैं कि इसके जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी वो तुरंत के तुरंत आ जाएगी। जैसे कि रेस्पिरेटरी डेफिसिट हो जाता है पेशेंट, या फिर एकदम से उसकी सारी पैरालिसिस आ जाती है, ठीक। सो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे GBS हो गया, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी अदर कंडीशंस एज वेल। नाउ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कोई भी ऐसा कॉज जिसमें प्रॉब्लम आए कि कोई भी जिसमें हमारी नर्व डैमेज हो जाए, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन हो सकती हैं जो कि नर्व डैमेज कर सकती हैं, ठीक है, या फिर नर्व की जो कंडक्शन है उसको स्लो कर सकती हैं, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, लेप्रेसी हो सकती है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन और अदर फैक्टर्स कैन कॉज पॉलीन्यूरोपैथी इंक्लूडिंग, क्या क्या चीजें हैं, डायबिटीज हो गई, ठीक है। जितने भी लोग डायबिटीज होती है उनमें से मान लो कि अगर 10 लोग लिया जाए तो एवरी 5th पर्सन डायबिटिक पर्सन विल डेवलप अ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जाम्स एज वेल, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा अल्कोहल से भी नर्व टिश्यूज डैमेज होते हैं, अल्कोहल अब्यूज हो गया, ड्रग्स अब्यूज हो गया, ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो गई, ठीक है, जैसे कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस एरिथेमेटोसस, GBS, बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, अगेन आपके शिंगल्स हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, HIV हो जाता है, GBS हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रिगर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से ट्रिगर कर सकता है, GBS हो जाता है, ठीक है। बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो गए, कोई ट्यूमर्स हो गया जो कि आपकी नर्व्स को अलग अलग जगह दबा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। टॉक्सिन्स या फिर ड्रग अब्यूज, ठीक है, लेड और मरकरी बहुत कॉमन है, या फिर आर्सेनिक की जो टॉक्सिसिटी है बहुत कॉमन होती है, ठीक है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा हीरोइन, कोकेन, ड्रग्स वगैरह लेते हैं उन लोगों में न्यूरोपैथी होने बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक। कुछ मेडिकेशंस भी हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी हो गई, कुछ ड्रग्स होती हैं एड्स HIV के लिए, वो भी न्यूरोपैथी कॉज कर सकती हैं। कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस हैं, ठीक है, एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं किसी को भी, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, किडनी डिजीजेस, लीवर डिसऑर्डर्स, सिरोसिस ऑफ लीवर में बहुत कॉमन होता है पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप होना, ठीक है। जो किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी बहुत कॉमन होता है, जिनको CKD होता है, ठीक है, या फिर यूरेमिक न्यूरोपैथी हो जाती है उन लोगों में जितने लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, बहुत सारे लोगों में विटामिन की कमी की वजह से हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन E की कमी से, ठीक है, पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। और कोई
कोई भी इंजरी जो कि पेरिफेरल नर्व पे हो गई, ठीक है, वो भी कैन कॉज यू अ पॉलीन्यूरोपैथी। सो नाउ देयर कुड बी सम अदर टाइप्स एज वेल। ये तो हमारे कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हो गए। इवन सम ऑफ द कंडीशंस कैन बी इडियोपैथिक ऑल्सो, जिसका कॉज अभी तक पता नहीं है, ठीक है। उनमें कुछ साइन और सिम्टम्स बराबर हो सकते हैं लेकिन कॉज नहीं पता है, ठीक है। सो इट वुड बी कॉल्ड एज इडियोपैथिक न्यूरोपैथी। नाउ अगर हम लोग न्यूरोपैथी की बात करें तो अगर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो सिंपल वही होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, पैरेस्थीजिया, रेडिएटिंग पेन, ठीक, सेंसेशन नहीं हो, ठीक है, और मोटर लॉस हो, ठीक। कुछ लोगों में स्पासिटी आ जाती है, जिनको पैरालिसिस हो गया उसके बाद धीरे धीरे करके स्पासिटी डेवलप हो गई, ठीक है। और कुछ लोगों में बिल्कुल वीकनेस, फ्लैसिड होगा, न्यूरोपैथी है, फ्लैसिडिटी है, धीरे धीरे करके वो टोन डेवलप करेंगे। कुछ लोग अपने काम नहीं कर पाएंगे, ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, न्यूरोपैथी है। कोई भी नर्व का डैमेज हो गया तो वो सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। और इनके जो कॉमन कंप्लेंट्स हो सकती हैं, किसी को फीवर हो सकता है कुछ टाइम पहले, किसी को नहीं हो सकता। कुछ लोगों में वैक्सीन की वजह से हो जाता है जीबीएस जैसी कंडीशन, तो वैक्सीन हो सकती है। कुछ लोगों में लेप्रोसी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं विच कैन इंड्यूस its own sign and symptoms and clinical features. Now we will move to the assessment part. So assessment में यार assessment में बहुत सिंपल चीज़ें हैं। हम जो भी चीज़ें लेंगे, ठीक है, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री कोई प्राइमरी, इससे पहले कोई और डिजीज़ तो नहीं हो चुकी, या फिर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं हो चुकी जिसमें किसी को ये प्रॉब्लम है, या फिर किसी के एंसेस्टर में ये प्रॉब्लम थी, या फिर किसी के फैमिली में ये डिसऑर्डर चल रहा है। जैसे डायबिटीज़ हो गई तो डायबिटिक न्यूरोपैथी किसी को भी हो सकता है। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूँ कि हिस्ट्री पे ज़रूर ध्यान दें। उसके अलावा फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन पे आएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में एटीट्यूड ऑफ लिम्ब, वेस्टिंग ऑफ मसल, कोई डिफॉर्मिटी दिख रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई स्किन में चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ एक्यूट कंडीशंस होती हैं जिनमें वेंटिलेटरी, टेम्परेरी वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि जीबीएस। उसको हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ के पैरामीटर्स क्या हैं क्या नहीं हैं जो उस समय डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, क्रेनियल नर्व टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसरी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सब चीज़ें देखनी है, रेंज ऑफ मोशन, एमएमटी, रिफ्लेक्सेस, टोन, फंक्शनल असेसमेंट, वॉलंटरी कंट्रोल गेट, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन टेस्टिंग। जैसे कि हमने हाइपरहाइड्रेशन, हाइपर स्वेटिंग के लिए भी बात करी थी, निनहाइड्रेन टेस्ट हो गया, निनहाइड्रेन पाउडर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग हर बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा फिर हम लोग उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेट में हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ईएमजी, एनसीवी। वी कैन ऑल्सो डू एसडी कर्व, ठीक है। एसडी कर्व कैन ऑल्सो बी डन इन हेयर, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग आ गई, जैसे कि रूटीन ब्लड टेस्ट हो गया। कोई इन्फेक्शन है तो उसको क्या क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, पीएमएन इंक्रीज है, ठीक है, या फिर किसी का ईएसआर रेज्ड है, किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसका अटैक हुआ, ईएसआर रेज्ड है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन इसमें हो सकता है। बायोकेमिकल टेस्ट हो गए कुछ जो कि चेक करेंगे कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, या फिर किडनी डिसऑर्डर्स हैं कि नहीं है, या फिर हम लोग सीएसएफ में चेक करेंगे प्रोटीन की मात्रा रेस तो नहीं हो गई है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा हम लोग कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं टू चेक द नर्व डिसऑर्डर, जैसे कि एमआरआई, सिटी स्कैन, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो चेक फॉर द नर्व बायोप्सीज। नॉट ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। हम लोग एक जनरल पढ़ रहे हैं अभी पॉलीन्यूरोपैथी, तो जनरल में जो जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे पहले उनका मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कौन क्या क्या होगा, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को ट्रीट करना है, हाइपोथायरॉयडिज्म है हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करना है, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको ट्रीट करना है। तो उसकी सारी मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन हो गई, ठीक है, ग्लाइकोमेट हो गई, मेटफॉर्मिन हो गई, ठीक, या फिर हार्मोनल वो हो गए।
अब इसके अलावा अगर हमारा कोई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है, ये साइक्लोविर, ठीक, पेनिसिलिन, कुछ भी वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। पेन हो रहा है, रेडिएटिंग पेन है, तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, तो पेन में एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, ठीक है, एनाल्जेसिक्स हो सकती हैं, कुछ और स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फॉर रेडिएटिंग पेन हम लोग गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, ठीक, ऐसी मेडिकेशंस वो कर सकते हैं। कुछ लोगों में अगर डिप्रेशन हो जाता है तो वी ऑल्सो गिव, हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, ठीक है। विटामिन्स की कमी हो सकती है तो मल्टीविटामिन हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारी और भी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं। एक्यूपंक्चर हो सकता है, कुछ लोग कराते होते हैं, ठीक है, वैक्यूम थेरेपी हो सकती है। पीपल ऑल्सो गो फॉर द सम सर्जिकल ट्रीटमेंट इफ़ इट इज़ ऑलरेडी डैमेज, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। देन हमारा जो एक ट्रीटमेंट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ नोन एज योर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। सो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू डू। तो अभी हम लोग एक बेसिकली बात करेंगे इसके बारे में। जैसे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेंस हो गया, ये हमारी नर्व भी स्टिमुलेट करेगा, स्ट्रेंथनिंग में भी काम आ सकता है, ठीक है। आपका हो गया EMS, मसल स्टिमुलेटर, स्ट्रेंथनिंग के लिए, या फिर हम लोग उस मूवमेंट की फेसिलिटेशन के लिए करा सकते हैं, या फिर हम लोग री एजुकेशन के लिए करा सकते हैं, ठीक है। कुछ थेरेपीज जो कि स्पासिटी रिड्यूस कर सकती हैं, मसल पावर इंड्यूस करा सकती हैं, इंप्रूव करा सकती हैं, स्ट्रेंथ को इंड्यूस करा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। PNF, स्ट्रेचिंग, फ्री रोम एक्सरसाइजेस, पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइजेस, NDT, ठीक है, जो कि बोबार्ट टेक्निक है, मोटर लर्निंग प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं विच यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन चूज फॉर इट। देन सेंसरी इंटीग्रेशन, री इंटीग्रेशन टेक्निक्स, जैसे रूट्स अप्रोच हो गया, ठीक है, आपकी स्ट्रोकिंग हो गई, आइसिंग हो गई, ठीक है, आपका मसाज हो गया, फ्लोरिडास टेक्निक हो गई, न्यूरल स्ट्रेचिंग हो गई। किसी को शैटिक नर्व पैथोलॉजी है तो हम लोग शैटिक नर्व मोबिलाइज करते हैं ना, ठीक है। किसी को रेडियल नर्व है तो हम लोग रेडियल नर्व मोबिलाइज करते हैं। किसी की जो भी ULTT पॉजिटिव है तो फिर हम उस नर्व को मोबिलाइज करते हैं। सो न्यूरल स्ट्रेच हो गए। ऐसे बहुत सारी और भी कंडीशंस और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं विच वी कैन यूज, ठीक है। नाउ देन वी विल बी यूजिंग द, अगर किसी को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस ट्रेनिंग करेंगे, चाहे पैरेलल बार के अंदर, चाहे पैरेलल बार के बाहर, चाहे हम लोग उसको एक्सटर्नल पर्ट्यूबरेशन देंगे, धक्का देंगे, पैरेलल बार के अंदर, पैरेलल बार के बाहर, उसको गेट ट्रेनिंग करा सकते हैं, ठीक है, उसको बैप्स बोर्ड दे सकते हैं, है ना, और स्विस बॉल ट्रेनिंग करा सकते हैं, बोसू बॉल ट्रेनिंग करा सकते हैं, सिटिंग में, लाइन में, ठीक है, पैक बोर्ड एक्टिविटीज करा सकते हैं, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन गो फॉर इट, बट उससे पहले आपको वो सारी चीजें एसेस भी करनी जरूरी हैं, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्प्लिंटिंग या फिर पोजिशनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी चीजें करना, ठीक है। स्प्लिंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनकी जो टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर, डिफॉर्मिटी ना बढ़े, ठीक है, या फिर उनको कोई और प्रॉब्लम ना आए, जैसे प्रेशर सो ना डेवलप हो, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमें लोअर लिम्ब की सेंसेशन में प्रॉब्लम आ गई या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई। अब उसको पता ही नहीं है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस टाइप की सेंसेशन आ सकती है। तो क्या करेगा, कोई भी शूज पहनेगा, कुछ होगा, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, वो बार बार लड़ के कैलोसिटीज बना सकता है, अल्सर्स बना सकता है, कैन लीड टू अ गैंग्रीन, ठीक है। सो बहुत सारी कंडीशन जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी,
कि उसकी सेंसेशन लॉस्ट है, ठीक है, या फिर उसकी मूवमेंट लॉस्ट है, सेंसेशन लॉस्ट है, दोनों चीजें लॉस्ट हैं, वो उसका हाथ रखा हुआ है या उसका पैर रखा हुआ है, ठीक है, तो जो हील्स हैं वो बार बार रगड़ के फ्रिक्शन से वहां पे प्रेशर सोर्स कॉमनली बना सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई शूज हैं जो कि बार बार लड़ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, नए शूज आप लोगों ने दिला दिए, या कोई आपने स्प्लिंटिंग कर दी, पता ही नहीं है कि वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, हम स्किन चेक नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी उसको प्रेशर सोर्स या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं विच वी कैन डू व्हेन द पेशेंट इज विद द पॉलीन्यूरोपैथी। सो इट इज नॉट जस्ट दैट यू नीड टू सी कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप बस वही चीज ट्रीट नहीं करोगे, अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करना है और आपको एसेस करना है, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलीन्यूरोपैथी। अभी हम पॉलीन्यूरोपैथी के अंडर में जीबीएस एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी पढ़ेंगे, जिसकी मैं आप लोगों को वीडियोस बना के भेजूंगा। तब तक आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एंड आई एम शेयरिंग नोट्स विद यू ऑल्सो। थैंक यू।